Hello and welcome to the video series of Basics of Stock Market. Okay, so let me put the heading first. Basics of Stock Market. ठीक है, तो आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बेसिक्स हैं और फंडामेंटल हैं, स्टॉक मार्केट से बहुत ही रेलेवेंट हैं। अब ये जितनी ही इम्पोर्टेंट है ये उतनी ही ईजी भी है। हालांकि मैं इसका सिग्निफिकेंस आपको कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस न्यूज़पेपर उठा लें, कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर उठा लें, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर है इकोनॉमिक टाइम्स। उसमें जो आप देखेंगे एक बिजनेस का सेक्शन होता है, एक इकोनॉमी का सेक्शन होता है, जहाँ पर स्टॉक मार्केट से रेलेवेंट बहुत सारी न्यूज़ और आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो अगर आप आज पे न्यूज़ पे गौर करेंगे तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो रोज़ रोज़ या फिर अक्सर टाइम एंड अगेन रिपीटेडली वहाँ पर नज़र आएंगी। ये होती क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, बल्कि आप किसी बिजनेस चैनल पे जाएं, टीवी चैनल पे, जैसे CNBC आवाज़ हो गया, या फिर आपका जी बिजनेस हो गया, तो उसमें जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो एनालिस्ट बैठे होते हैं, उनके बीच बीच में जो डिबेट्स होती हैं, तो उनके मुंह से आप कुछ शब्द होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो बार बार सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे। तो वो जो आइडियाज शेयर करते हैं, वो जो डिस्कशंस करते हैं, उनको समझने के लिए, मार्केट में हो क्या रहा है ये समझने के लिए, एक नए पार्टिसिपेंट को स्टॉक मार्केट में जो एज अ इन्वेस्टर है या फिर जो एक नया पार्टिसिपेंट है, उसको ये चीज़ें समझने के लिए इन टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप मार्केट को डिकोड कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आसपास आपके हो क्या रहा है, मार्केट में आखिरकार चल क्या रहा है। ओके, तो उसमें से जो पहली टर्मिनोलॉजी है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके, उसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो है LTCG। ठीक है, अब LTCG होता क्या है इसको समझने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट डज LTCG बेसिकली स्टैंड्स फॉर। तो LTCG बेसिकली स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। LTCG मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो अब मैं LTCG को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले एक नीचे यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखता हूँ, व्हाट डज LTCG मीन। ठीक है, इसको डिफाइन क्या करता हूँ, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ, फिर उस डेफिनेशन को हम पार्ट्स पार्ट्स में ब्रेक करके अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जाम्पल लेके कि LTCG होता क्या है। तो पहले मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखता हूँ LTCG की। ओके, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स that an investor earns after selling of shares over a period of at least 1 year is called LTCG। ओके, अब मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है LTCG की कि LTCG होता क्या है। ओके, तो एक बार हम डेफिनेशन को पहले रीड करते हैं। एनी प्रॉफिट और गेन that an investor earns after selling of shares over a period of at least 1 year is called LTCG। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट जो एक इन्वेस्टर को होता है शेयर को बेचने से आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड LTCG। जैसे कि आज तारीख है 19 सितंबर 2020, आज आपने किसी एक कंपनी का पर्सन ए ने शेयर खरीदा। ठीक है, अब वो उसको कल को बेचते नहीं है, परसों को बेचते नहीं है, महीने भर, 2 महीने, 4 महीने, देखते देखते 1 साल गुजर जाते हैं, और 1 साल बाद फिर उसको वो बेचते हैं। वो देखते हैं कि भाई मुझे इस पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का मुझे इस पर प्रॉफिट हो रहा है 1 साल के बाद। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं कि भाई अब उसको इसको बेच देना चाहिए। ठीक है, तो वो जब उसको बेचेंगे रुपए का प्रॉफिट को, जो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, उस 100 रुपये के प्रॉफिट को हम LTCG बोलेंगे। LTCG क्यों बोलेंगे बोलेंगे क्योंकि उन्होंने इस शेयर को बेचा है आफ्टर अ पीरियड एट लीस्ट 1 ईयर। ठीक है, तो इसमें जो LT है, LT कंपोनेंट है, इट इज एनी पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, CG मतलब अपना प्रॉफिट। ठीक है, एट एनी पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। अब 1 ईयर से क्या, ये 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 साल होना चाहिए।
अगर ये 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं, फॉर एग्जांपल ये आज खरीदते हैं 19 सितंबर 2020 को और ये दिसंबर आते-आते बेच देते हैं या फिर 6 महीने बाद बेच देते हैं, तो ये कैपिटल गेन तो होगा, तो उनको प्रॉफिट तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो एलटी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो शॉर्ट टर्म होगा, उसको हम एसटीसीजी बोलेंगे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो अब हम एलटीसीजी को एक बहुत ही आसान से एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम एक यहाँ ठीक है ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा। ये हो गया इसका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम डिनोट करते हैं हमेशा टाइम, और यहाँ पर हम डिनोट करते हैं क्या चीज़, प्राइस। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही रैंडम सा प्राइस मूवमेंट ड्रॉ करता हूँ, बहुत ही रैंडम सा। आप किसी भी स्टॉक का लाइन चार्ट अगर खोलेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके का ग्राफ नज़र आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो मैंने एक रैंडम सा प्राइस मूवमेंट इस पर ड्रॉ किया। तो उसमें अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, तो मान लेते हैं एक पर्सन ए है। ठीक है, पर्सन ए है, तो उन्होंने क्या किया, शेयर खरीदा एक कंपनी का। ठीक है, मान लेते हैं ये शेयर है आर पावर लिमिटेड, अनिल अंबानी की कंपनी है, उनका ये ग्राफ है। ठीक है, तो पर्सन ए ने आर पावर का, मान लेते हैं आर पावर का शेयर खरीदा, आज की तारीख है, आज की तारीख को खरीदा, आज की तारीख है 19 सितंबर 19 सितंबर 2020 को खरीदा। और इनको ये शेयर पड़ा, हम एग्जांपल में लेते हैं, इनको ये शेयर पड़ा, एक शेयर का भाव इनको 2 रुपये पड़ा। ठीक है, तो इन्होंने 2 रुपये के भाव पे शेयर खरीदा, रुपये 2, और इन्होंने क्वांटिटी खरीदी लगभग मान लेते हैं इन्होंने 250 क्वांटिटी में शेयर खरीदा। ठीक है, तो इनका कॉस्ट पड़ता है, आज का कॉस्ट पड़ता है कितना, रुपये 500, क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट पड़ता है इनको 2 रुपये का, ये शेयर खरीदते हैं 250 खरीदते हैं, टोटल कॉस्ट इनका 500 रुपये पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, इस शेयर को ये बेचते नहीं है, और देखते 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 लगभग मान लेते हैं 1 साल का वक्त गुजर जाता है। ये हम मान लेते हैं 20 सितंबर 2021। अब इस शेयर का भाव चला जाता है, हम इस एग्जांपल में मान लेते हैं 500 रुपये, यहाँ पर इसका भाव 500 रुपये चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है, इनका ये यहाँ पर जो सीधा सीधा गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 500 इंटू इनके पास कितनी क्वांटिटी थी, करंट मार्केट प्राइस 500 इंटू इनकी क्वांटिटी 250 इज इक्वल टू इनका जो गेन हो रहा है 1,25,000 का इनका मोटा मोटा गेन हो रहा है। ओके, एकदम सिंपल सी बात है। तो अब क्या है, इसमें समझना क्या है, तो इसमें जो 1,25,000 का ये जो गेन हो रहा है ना, ये कब हो रहा है, आफ्टर सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑन 20 सितंबर 2021, यानी आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर। तो ये 1,25,000 क्या है, बेसिकली क्या है, ये है एलटीसीजी। एलटीसीजी क्यों है ये, क्योंकि ये शेयर को बेचा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन 1 साल के बाद बेचा, और दूसरी कंडीशन प्रॉफिट हो रहा है। तो एनी प्रॉफिट, जो इनको ये प्रॉफिट हो रहा है वो 1 साल के बाद हो रहा है, तो इस प्रॉफिट को हम एलटीसीजी बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि इन्होंने ये शेयर 6 महीने बाद ही यहाँ बेच दिया होता, मान लें 250 रुपये उस समय रेट पहुँचा होता जब इन्होंने बेचा होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो इनका यहाँ पर भी 2 रुपये से 250 रुपये शेयर भागा है ऊपर, तो प्रॉफिट तो ज़रूर होता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म होता। तो कैपिटल गेन हो तो होता इनको, कैपिटल गेन तो हो ही रहा है क्योंकि प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट क्या है, कैपिटल गेन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं हो रहा है क्योंकि 1 साल के अंदर हो रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भले वो 1 लाख का हो या 1 लाख से ऊपर भी हो या फिर कितना भी हो, एनी नंबर, एन नंबर ऑफ मनी,
ठीक है, आप प्रॉफिट करो एन नंबर ऑफ प्रॉफिट, वो हमेशा नॉन टैक्सेबल होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, एस टी सी जी, आप कितना भी रुपया आप कमा लो, प्रॉफिट कर लो, चाहे 2 रुपया प्रॉफिट हो, चाहे 200 रुपया प्रॉफिट हो, चाहे 2 लाख रुपया प्रॉफिट हो, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, लेकिन ये जो एल टी सी जी है, ये टैक्सेबल होता है। लेकिन ये टैक्सेबल कब होता है, ये बात ध्यान रखिए, टैक्सेबल बट व्हेन गेन्स और प्रॉफिट एक्सीड रुपये 1 लाख। अगर आपको लॉन्ग टर्म में एल में 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, तब उसको तब उस पर आपको टैक्स देना होगा। टैक्स कितना होगा, टैक्स कितना होगा, टैक्स आपको देना होगा 10%। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में इनको एल पर्सन ए को एल गेन हो रहा है 1,25,000 का। ठीक है, तो इनको 1,25,000 पे कितना टैक्स देना होगा, 10% टैक्स देना होगा। तो इनका जो 10% 1,25,000 का आपका हो गया लगभग 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपया इनको टैक्स देना पड़ेगा। फिर भी 1,25,000 में से अगर आप 12,500 हटा भी दें, तो फिर भी इनको एक हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक केस और है, इसमें एक केस और है, वो क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर केस 1 डिस्कस किया कि जहाँ पर इनको प्रॉफिट हो रहा है 1,25,000 का, तो उसी तरीके से एक केस हम और डिस्कस करते हैं, केस सेकंड। ओके, केस सेकंड में क्या हो रहा है, ये बात ध्यान देखिएगा कि मान लेते हैं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आर पावर का मार्केट प्राइस जो है वो सिर्फ 200 रुपये पहुँचता है। जैसे इस कंडीशन में यहाँ पर ये 500 पहुँच गया, हम मान लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पर ना बेच के यहाँ पर बेच दिया होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेच दिया होता, मान लेते हैं ये हटाइए 200 रुपये, इन्होंने इस पर इसको 200 रुपये में बेच दिया होता, 1 साल के बाद ही बेचा है, लेकिन 200 रुपये के दाम पे बेचा है। 1 साल तो यहीं हो गया था, मान लीजिए इन्होंने 1.5 साल के बाद बेचा। ठीक है, लेकिन इन्होंने 200 रुपये पे बेचा। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आर पावर का शेयर होता है 200 रुपये, और पर्सन ए इसको सेल कर देते हैं। ठीक है, पर्सन ए इसको सेल कर देते हैं, इनके पास टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, 250। ठीक है, तो 250 क्वांटिटी इंटू करेंट मार्केट प्राइस यानी 200, तो इनका जो गेन होता वो सिर्फ 50,000 रुपये ही होता। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50,000 हो रहा है। ठीक है, तो इस 50,000 पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इस 50,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, हालांकि ये है एल इन्होंने 1 साल के बाद ही बेचा है, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50,000 हो रहा है, और 50,000 की वैल्यू 1 लाख से कम है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में ध्यान में रखनी होगी कि जो टैक्स है उसकी दो कंडीशन है, कि पहला जो गेन हो रहा है वो एल में होना, मतलब लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, सेलिंग 1 साल के बाद होनी चाहिए, और दूसरा चीज़ जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 1 लाख के ऊपर होनी चाहिए, 1 लाख से प्लस होनी चाहिए। ओके, टैक्स की ये दो कंडीशन है, एल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 1 साल के बाद होना चाहिए, और जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि एस में एस नो टैक्स नॉन टैक्सेबल होता है। एस क्यों नॉन टैक्सेबल होता है, इसका रीज़न यही है कि इसमें क्या है ना, एस में भले आपको 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट हो। ठीक है, एस में आपको भले 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट हो, फिर भी उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन एल में अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और उससे ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि एल में भी अगर आपको 1 लाख से कम का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे इस केस में, केस सेकंड में 50,000 का हो रहा है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा का हो रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एस में कहानी जैसा कि आपने देखा, 1 लाख से भले ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसमें आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं है, आपको जितना भी गेन हो। लेकिन एल की कंडीशन है, 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो टैक्स, उससे कम हुआ तो टैक्स नहीं। और यहाँ पर हमने टैक्स की कंडीशन डिस्कस की है, लॉन्ग टर्म होना चाहिए आपका कैपिटल गेन, और 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट
LTCG का, एनी प्रॉफिट और गेन दैट एन इन्वेस्टर अर्न्स आफ्टर सेलिंग ऑफ शेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल से बाद भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पर केस सेकंड में 1.5 साल में हुआ था, इज कॉल्ड LTCG। आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। ओके, तो अब हम हमारा ये जो पहला कॉन्सेप्ट है LTCG का, मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब हम जो जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है, जितना सिंपल LTCG था ये उतना ही सिंपल होगा। ओके, तो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। व्हाट आर डिविडेंड्स एंड व्हाट आर इंटरेस्ट, ये हमारा दूसरा है कॉन्सेप्ट बी। ठीक है, तो अब डिविडेंड्स क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक टेबल से समझते हैं। इस टेबल की एक तरफ मैं डिविडेंड लिख देता हूँ और दूसरी तरफ इंटरेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक की डेफिनेशन जो सिमिलर और एक एक की जो सिमिलरिटी है और जो की डिफरेंसेस हैं उसको एक एक करके ब्रेक करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिविडेंड की डेफिनेशन लिखता हूँ, व्हाट इज डिविडेंड। ओके, डिविडेंड्स आर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन द कंपनी शेयर्स। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विथ द बैंक। एग्जाम्पल FD, FD सेविंग अकाउंट, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, ये हो गया पहली डेफिनेशन। अब हम इसको समझते हैं। पहले हम डेफिनेशन, आप गौर से इसकी पहली पहली लाइन पढ़िए, डिविडेंड्स आर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड क्या है, रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे, और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोनों चीज़ तो सेम है। आपने अपना पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट किया, आपको उस पर जो रिटर्न मिल रहा है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और यहाँ पर उसको हम इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो भाई, जब डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट है एक ही चीज़, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट सॉरी, है एक ही चीज़, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो इनको अलग अलग करने की कैटेगरी में ज़रूरत क्या थी, उसकी ज़रूरत थी ये वजह, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों का अलग अलग है, और ये नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, इसी वजह से डिविडेंड अलग चीज़ है और इंटरेस्ट अलग चीज़ है। अब हम आगे पढ़ते हैं। डिविडेंड्स आर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन द कंपनी शेयर, यानी अगर आप अपना पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के शेयर में, यानी आप कंपनी का शेयर बाय करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा उसको हम डिविडेंड बोलेंगे। लेकिन अगर आप अपना पैसा लेके किसी बैंक में जमा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेविंग अकाउंट आपने खोल रखा है जिसपे हर साल आपको बैंक कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, या फिर कुछ रिटर्न दे रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, या फिर कोई FD खुलवा रखी है आपने 5 साल की, 10 साल की, जितने भी वक्त की, तो उस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा बैंक में, अगर आपको पैसा रख के जो रिटर्न मिल रहा है उसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, और जो शेयर को खरीद के जो रिटर्न मिल रहा है उसको डिविडेंड बोलेंगे। है तो दोनों बेसिकली रिटर्न ही, इन्वेस्टमेंट आपने दोनों जगह किया है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने बैंक में किया है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने कंपनी के शेयर में किया है, और आपको मिल क्या रहा है बदले में, दोनों जगह रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न उठा रहे हो तो उसको इंटरेस्ट बोल, अगर आप, लेकिन अगर आप रिटर्न उठा रहे हो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके तो उसको हम डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन थी, और बेसिक सी इसमें डिफरेंस भी यही है।
और बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगली डेफिनेशन की और अगली कैरेक्टरिस्टिक की, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट की। ओके, तो पहले हम डिविडेंड का लिखते हैं। कंपनीज आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे डिविडेंड्स ईच ईयर टू द शेयर होल्डर्स। ओके, banks are obliged to pay by law to pay interest returns to its depositors every year। ओके, ध्यान से देखिए, जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो चाहे तो आपको डिविडेंड्स पे करें हर साल या ना करें। ठीक है, उन पे कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहे तो करें, वो चाहे तो ना करें। लेकिन बैंक, लेकिन अगर आप बैंक में ले जाकर अपना पैसा रखते हैं तो बैंक ऑब्लाइज्ड है बाय लॉ, कानूनी तौर तौर पर बैंक को ये करना ही करना है कि अपने जो डिपॉजिटर्स हैं, जिन्होंने बैंक में पैसा रखा है, एफडी के रूप में रखा हो चाहे सेविंग अकाउंट के रूप में रखा हो, उनको हर साल इंटरेस्ट देना उनको बनता ही बनता है। कानूनी तौर पर ये मजबूर हैं इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट देने के लिए, इन फॉर्म ऑफ रिटर्न अपने डिपॉजिटर्स को हर साल इनको देना ही देना है इंटरेस्ट रिटर्न अपने डिपॉजिटर को। लेकिन कंपनीज के साथ ऐसा नहीं है। कंपनीज आर नॉट ऑब्लाइज टू पे डिविडेंड्स ईच ईयर, वो चाहे तो दें चाहे तो ना दें। ओके, टू इट्स शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स यानी जिन्होंने उसका उस कंपनी का शेयर होल्डर, जो जो जिन्होंने उस कंपनी का शेयर खरीद रखा है। ठीक है, जो जो उस कंपनी होल्डर हैं, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, तो कंपनीज आर नॉट ऑब्लाइज टू पे डिविडेंड्स ईच ईयर टू द शेयर होल्डर, लेकिन आपको कंपनी हर साल डिविडेंड दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो चाहे तो दे, वो चाहे तो ना दे। लेकिन अगर आप अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो कानूनी तौर पर बैंक को आपको रिटर्न देना ही देना है इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये भी एक सिमिलरिटी, सॉरी डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक है डिविडेंड और इंटरेस्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक की, डिविडेंड्स की और इंटरेस्ट की। तो डिविडेंड्स के बारे में मैं यहाँ पहले लिखता हूँ। डिविडेंड्स आर पेड एज अ परसेंटेज, मैं परसेंटेज लिखा हूँ, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में, ऑफ फेस वैल्यू। ओके, इंटरेस्ट अमाउंट, कितना इंटरेस्ट पे करना है, आर पेड एज अ परसेंटेज ऑफ रेट्स डिटरमाइंड बाय द आरबीआई, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, एंड फ्री मार्केट हैंड्स, फ्री मार्केट हैंड्स दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ओके, dividends are paid as a percentage of face value of a company share। ओके, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, डिविडेंड्स जो होते हैं ना, वो
पे किए जाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू को अभी आप सिर्फ उसकी फेस वैल्यू पे ही ले लें, मतलब फेस वैल्यू को बस फेस वैल्यू समझ लें। तो ये होता क्या है, ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, जो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप फेस वैल्यू को बस ऐसे ही समझ लीजिए कि फेस वैल्यू एक छोटा सा अमाउंट होता है, एक नॉमिनल अमाउंट होता है, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये या फिर मैक्सिमम 10 रुपये के आसपास का अमाउंट होता है, ठीक है। इतना ही बड़ा ये अमाउंट होता है। डिविडेंड्स आर पेड, जो कंपनी डिविडेंड पे करती है वो एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू पे करती है, ठीक है, ऑफ अ कंपनी शेयर। जैसे किसी कंपनी का शेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का, RIL लिमिटेड, रिलायंस का फेस वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है। तो कंपनी जो रिलायंस को मान लीजिए डिविडेंड पे करना है, तो वो उस कंपनी की जो फेस वैल्यू है पर शेयर 10 रुपये है पर शेयर, उसकी फेस वैल्यू, तो उसके परसेंटेज पे वो पे करेगी। अभी हम इस पॉइंट को अगली स्लाइड में और अच्छे से एलाबोरेट करके डिस्कस करेंगे। पहले अभी आप इसको बस इसकी डेफिनेशन से समझ लीजिए कि डिविडेंड जो कंपनी पे करती है वो उसके फेस वैल्यू के परसेंटेज पे डिक्लेयर डिक्लेयर करती है, ओके। जैसे किसी कंपनी का डिविडेंड सॉरी फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसको डिविडेंड डिक्लेयर करनी है, फॉर एग्जांपल वो कहेगी कि मुझे 20% ऑफ द फेस वैल्यू डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो 20% ऑफ 10 रुपीज़ इज ₹2, ओके। तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी 2 रुपये का पर शेयर, ठीक है। अभी हम इसको आगे अगली स्लाइड में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब से आप ये पॉइंट समझिए इंटरेस्ट का, ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता भी होगा कि इंटरेस्ट अमाउंट है कि कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, वो डिपेंड करता है एज अ परसेंटेज ऑफ रेट डिटरमाइंड, कि कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, वो कितना इंटरेस्ट रेट मार्केट में चलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट होगा। मतलब इसका ये है कि बैंक आप, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, तो उस पैसा जमा किया आपने, सेविंग अकाउंट खुलाया है या फिर एक FD बनवाई है, तो उस पर बैंक आपको कितना परसेंट रिटर्न देगा, इंटरेस्ट रेट देगा, वो डिटरमाइन कौन करता है? वो डिटरमाइन मेजरली RBI करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी करती है, ठीक है, या फिर फ्री मार्केट हैंड्स डिमांड और सप्लाई करती है कि कितना डिपॉजिटर डिमांड कर रहा है कि मुझे इंटरेस्ट रेट बैंक से इतना चाहिए और कितना बैंक कहता है नहीं मैं इतना दूंगा, ठीक है। ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही बेसिक है कि इंटरेस्ट अमाउंट कि कितना आपको बैंक इंटरेस्ट देगा, जो आपने उसमें सेविंग अकाउंट खुला रखा है या फिर FD बनवा रखी है, उस पर कितना वो परसेंट इंटरेस्ट देगा, ये डिटरमाइन करती है RBI, गवर्नमेंट पॉलिसी, या फिर डिमांड और सप्लाई, मार्केट में कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है, ओके। तो अब हम इस चीज़ को और अच्छे से पहले डिस्कस करते हैं कि डिविडेंड्स आर पेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर। मेरे ख्याल में ये अभी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ओके। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ एकदम सिंपल, डिविडेंड आर पेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। अभी तक हम फेस वैल्यू को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस समझ रहे हैं, अभी हम फेस वैल्यू को बस फेस वैल्यू पे ले रहे हैं, ठीक है। फेस वैल्यू होता क्या है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि फेस वैल्यू एक छोटा सा अमाउंट होता है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, एक बहुत ही छोटा मीगर नॉमिनल अमाउंट होता है जो हर कंपनी का के शेयर का होता है, ठीक है, फेस वैल्यू। और जो डिविडेंड हर कंपनी इशू करती है डिविडेंड, वो एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू करती है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, फेस वैल्यू, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फेस वैल्यू ऑफ RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL फेस वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ₹10, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, उसकी पर शेयर फेस वैल्यू, पर शेयर, ये बात ध्यान में रखिएगा, फेस वैल्यू जो बोली जाती है वो पर शेयर बोली जाती है, पर शेयर के टर्म में यूज़ की जाती है। फेस वैल्यू पर शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ₹10, ठीक है। लेकिन
एंड जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी बाज़ार में, यानी जो भाव चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक शेयर की, वो चल रही है 2400 रुपये। ठीक है, यानी अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का अगर आपको शेयर खरीदना होगा तो वो आपको करंट मार्केट प्राइस पे जाकर खरीदना होगा, ना कि फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू अलग कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है हम आगे समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि हर शेयर का, हर कंपनी के शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का पर शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपये और उसका करंट मार्केट प्राइस यानी बाजार में भाव चल रहा है 2400 रुपये। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने कहा, मुकेश अंबानी ने कहा कि भाई हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ठीक है, वी हैव टू डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ओके, डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू एंड वी विल डिक्लेयर डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, तो हमारी कंपनी का फेस वैल्यू तो रुपये 10 है। ठीक है, और अब हमको डिक्लेयर करना है डिविडेंड। तो डिविडेंड हम कैसे करेंगे? एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, हियर लेट अस सपोज, लेट RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, डिसाइड्स टू पे डिविडेंड एज 100%। वो कहती है हम 100% डिविडेंड देंगे। किसका 100%? किस चीज़ का 100%? फेस वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ पर फेस वैल्यू क्या है? एक शेयर की 10 रुपये है। ठीक है, तो देयर फोर 100% ऑफ ₹10 इज इक्वल टू ₹10 ओनली। अरे भाई, 10 रुपये का 100% क्या होगा? 10 ही रुपये तो होंगे। ओके, देयर फोर इफ पर्सन ए, अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन ए हैं, उन्होंने होल्ड किए रखे हैं क्वांटिटी क्वांटिटी 50 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पर्सन ए ने 50 शेयर होल्ड करके रखे हैं और उनको, ही और शी, ठीक है, उनको मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड मिल रहा है। कितना मिल रहा है? पर शेयर, पर शेयर मिल रहा है 100% पर शेयर। ठीक है, तो उनकी जो टोटल डिविडेंड अर्निंग होगी वो कितना होगा? 50 × 10 इज इक्वल टू ₹500। सॉरी, 5000 लिख दिए मैंने, यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, उनको 500 रुपया जो डिविडेंड अर्निंग मिलेगी। ओके, कैसे 500 मिली आपको समझ में आ ही गया होगा। एक रिवाइज कर देते इस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ कि फेस वैल्यू पर शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है 10 रुपया। ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2400 रुपये में चल रहा है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा कि हाँ भाई मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ओके, तो हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। ये बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि हम डिविडेंड पे करेंगे एज अ 100% ऑफ फेस वैल्यू। हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपये, उसका 100%, 100% ऑफ 10 रुपया कितना हुआ? 10 रुपया। तो एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक पर्सन ए है, उन्होंने खरीद के रखी है, क्वांटिटी खरीद के रखी है। किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो 50 क्वांटिटी यानी 50 शेयर हैं उनके पास, तो उनको डिविडेंड जो मिलेगा 50 × 10, 50 × 10 यानी 500 रुपया। 50 × 10 क्यों? क्योंकि 10 रुपीज़ पर शेयर उनको डिविडेंड डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, और डिविडेंड कैलकुलेट कैसे हुआ? एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपया थी। ठीक है, तो पर्सन ए जिनके पास 50 क्वांटिटी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उनको पर शेयर डिविडेंड मिलेगा 50 × 10 यानी 500 रुपया। ओके, ये बात एकदम क्लियर हो गई आपको? अगर नहीं हुई तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करें और पीछे से फिर से देखें। ओके, आपको ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। और उसके बाद एक बात और ध्यान में रखिएगा इसी दौरान कि ये जो क्वांटिटी 50 इन्होंने खरीद के रखी है 50 पर्सन ए ने, तो ये 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 इनको किस भाव पे मिली है? क्या इनको 10 रुपये पे मिली है फेस वैल्यू पे? नहीं, इनको ये, इन्होंने 50 क्वांटिटी खरीदी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, इनको ये करंट मार्केट प्राइस पे मिली होगी। इनको ये करंट मार्केट प्राइस पे मिली है जो कि चल रहा है 2400 रुपये।
ठीक है, 2400 रुपये का इनको एक शेयर पड़ा होगा, तो इन्होंने 50 शेयर खरीदे, 50 × 2400 रुपये, जो भी अमाउंट आया उतना अमाउंट इन्होंने कंपनी को पे किया और 50 शेयर उठाए। और कंपनी ने कहा ओके, अब मैं इस पर डिविडेंड इशू करूंगा। डिविडेंड इशू कर रहा हूँ कितना, 100% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कंपनी की कितनी है, 10 रुपीज़ है। ओके, 100% ऑफ 10 रुपीज़ इज इक्वल टू ₹10 ओनली। तो इनके पास टोटल शेयर कितने थे, 50। 50 × 10 इज इक्वल टू 500। इनका हो गया क्या, डिविडेंड गेन। ओके, अब मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हाउएवर, एक बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है कि करंट मार्केट प्राइस, जो बाज़ार में अभी एक शेयर का भाव चल रहा है, वो डिफरेंट है किस चीज़ से, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, और ये चेंज होती है। ठीक है, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा फिक्स होती है। यहाँ पर फिक्स 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 लिख देता हूँ, ये हमेशा फिक्स्ड होती है और ये हमेशा चेंज होती रहती है। फेस वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, मैक्सिमम इतनी ही होती है, या फिर 20 रुपया। मतलब जो भी होती है वो बहुत ही छोटे अमाउंट में होती है। आपको कुछ कंपनीज की 1 रुपया भी मिल जाएगी फेस वैल्यू, लेकिन करंट वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में आपने देखा, रिलायंस का फेस वैल्यू 10 रुपया था, लेकिन इसका जो अभी का भाव चल रहा है वो 2400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो कितना ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, 2390 रुपये का फ़र्क है फेस वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस में। ठीक है, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा, फिक्स रहता है, ओवर टाइम ये चेंज नहीं होता है। लेकिन करंट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर चेंजेस ओवर टाइम एज पर कंपनीज परफॉर्मेंस। ठीक है, एज पर कंपनीज परफॉर्मेंस एंड डिमांड सप्लाई। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस जो होता है कंपनी के शेयर का, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा होता है, फेस वैल्यू से कई गुना ज़्यादा होता है, कई टाइम ज़्यादा होता है, वो चेंज होता रहता है मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ और कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ। अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका करंट मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ जाएगा, अगर बुरा परफॉर्म कर रही है तो घट जाएगा, लेकिन फेस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम अगले स्लाइड में बात करने जा रहे हैं कि, अब हम अगली स्लाइड में बात करेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है। ओके, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अभी हम फेस वैल्यू जब हम बात कर लें, उसके बाद आप प्लीज़ एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिविजिट करिएगा कि कैसे 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 ये होता है। डिविडेंड्स आर पेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, आप वीडियो को फिर से रिमाइंड करिएगा और ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे डिविडेंड पे किए जाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। लेकिन उससे पहले अभी हम समझ लेते हैं कि व्हाट फेस वैल्यू बेसिकली इज। ओके, तो अब हमारा टॉपिक अगला, सी, थर्ड टॉपिक है फेस वैल्यू। ओके, ठीक है, अब फेस वैल्यू को एक्सप्लेन करने से पहले हर बार की तरह मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फेस वैल्यू की सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, फेस वैल्यू इज अ वेरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये किसी शेयर की बहुत ही नॉमिनल वैल्यू होती है, नाम की वैल्यू होती है। फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये किसी शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओके, दैट इज डिसाइडेड, और ये ओरिजिनल वैल्यू को कौन डिसाइड करता है, बाय द कंपनी, कंपनी डिसाइड करती है। ओके,
फेस वैल्यू एफ वी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, डू नॉट चेंज विथ टाइम, ये कांस्टेंट होती है। ओके, फेस वैल्यू डिफर्स डिफर्स फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, ये किसी शेयर के करंट मार्केट प्राइस से अलग होती है। ठीक है, क्यों क्यों अलग होती है? क्योंकि जो करंट मार्केट प्राइस होता है इस CMP इज द प्राइस ऑफ अ शेयर, ये किसी करंट मार्केट प्राइस एक शेयर का वो होता है एट विच द शेयर इज ट्रेडिंग इन द मार्केट। CMP changes over time with companies performance and due to other factors। ओके, अब हम इस डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू ये बहुत ही नॉमिनल और छोटी वैल्यू होती है किसी शेयर की। ठीक है, यूजुअली 2 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, कभी कभी 15 और 20 रुपए भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं होती है। इंडिया में ज़्यादातर जो कंपनी है उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। ओके, और फेस वैल्यू डिसाइड कौन करता है? ये कंपनी डिसाइड करती है कि मेरी कंपनी के पर शेयर की, एक शेयर की फेस वैल्यू ये होगी। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर की हकीकत में उसकी कीमत क्या है। देखिए, वो होता है ना कि किसी चीज़ की हकीकत में कीमत कुछ और होती है, लेकिन लोग समझते कुछ और हैं। मतलब कहने का मेरा ये है, किसी चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और होती है, ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, जैसे 100 रुपए की नोट देख लें, है असल में वो क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? वो तो एक पेपर है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बहुत ज़्यादा 1-2 रुपए होंगी, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? उस पर RBI ने 100 का ठप्पा लगा दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपए हो गई। ठीक है, तो उसी तरीके से फेस वैल्यू क्या है? किसी एक कंपनी के किसी एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो डिसाइड करती है कंपनी। ठीक है, कंपनी के जो मालिक होते हैं, और ये बहुत ही नॉमिनल और छोटी अमाउंट की वैल्यू होती है। और फेस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में बहुत फ़र्क है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर लेने जा रहे हैं बाजार में, तो वो आपको फेस वैल्यू में नहीं मिलेगा, वो आपको उसकी मार्केट वैल्यू पे मिलेगा कि करंट में उसका भाव क्या चल रहा है। ओके, करंट मार्केट प्राइस क्या होता है? करंट मार्केट वैल्यू क्या होती है? करंट मार्केट प्राइस एक शेयर का होता है जिस पे वो बाजार में ट्रेड हो रहा है, जिस पे वो बाजार में बिक रहा है। ठीक है, जिस जिस रेट पे उसकी खरीद बेच हो रही है। और करंट मार्केट प्राइस ओवर टाइम, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, कभी वो बढ़ता है तो कभी वो घटता है, जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस चलती रहती है। कभी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो कंपनी का शेयर बढ़ जाएगा, उसकी करंट मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, कंपनी का शेयर बढ़ जाएगा, यानी कंपनी की शेयर की करंट मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। और वाइसी वर्सा, अगर बुरा परफॉर्म करती है तो वो घट जाएगी। और भी इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और नीचे ले जाते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, कि शेयर का प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो क्या होता है, वो क्यों होता है, वो बात की बात है। अभी आप फेस वैल्यू को समझिए। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं फेस वैल्यू को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। हालांकि मेरे ख्याल में अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा डेफिनेशन क्या होती है। फेस वैल्यू एक नॉमिनल वैल्यू है, वो चेंज नहीं होती है। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? फिर भी थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि फेस वैल्यू होता क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन
विशेष एक पर्सन है, वो चाहता है कि उनको शेयर चाहिए, शेयर मिल जाए। किस कंपनी का? रिलायंस का, मुकेश अंबानी कंपनी का शेयर मिल जाए। ठीक है, तब उनको वो जो शेयर वो मिलेगा वो किस किस पे मिलेगा? ही विल गेट द शेयर एट करेंट मार्केट प्राइस, कि मार्केट में कितना भाव चल रहा है अभी, वो उस प्राइस पे उनको शेयर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी भाव चल रहा है, मैंने आपको पहले बताया रिलायंस का भाव चल रहा है अभी 2400 के आसपास। ठीक है, तो उनको 2400 रुपये पे एक शेयर, रिलायंस का एक शेयर मिलेगा। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपये है भले उस शेयर की, लेकिन आपको उसको अगर वो खरीदना होगा तो आप वो फेस वैल्यू पे नहीं खरीद के आपको उसको करंट मार्केट वैल्यू पे खरीदना होगा कि बाजार में अभी क्या भाव चल रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है, एक बार मैं फिर से रिवाइड करा दे रहा हूँ। फेस वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है शेयर की, डिसाइडेड बाय द कंपनी, कंपनी डिसाइड करती है। और ये नॉमिनल होती है, बहुत छोटी अमाउंट की होती है। ठीक है, 2 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये के आसपास होती है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंपनीज की 10 रुपये है, और ये फिक्स्ड होती है, ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? ये फेस वैल्यू आपने समझ लिया। फेस वैल्यू जो भी होती है उसका एज अ परसेंटेज हम डिविडेंड पे करते हैं। अब मैं कहूँगा कि आप वो डिविडेंड वाला जो कॉन्सेप्ट था, डिविडेंड आर पेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, आप वो इसको देखने के बाद एक बार रिवाइज कर लें, ताकि वो आपको और अच्छे से आपके दिमाग में सेडिमेंट हो जाए। ठीक है, एक बार हम मार्केट वैल्यू की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में जो डिफरेंस है वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू क्या वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होती है? प्रीमियम वैल्यू होती है, एक महंगी वैल्यू होती है, कुछ टाइम्स महंगी वैल्यू होती है फेस वैल्यू से। एक प्रीमियम वैल्यू होती है या फिर इन्फ्लेटेड वैल्यू होती है। एक इन्फ्लेटेड वैल्यू होती है, एक महंगी वैल्यू होती है जिसपे शेयर मार्केट में बिक रहा है। ठीक है, और इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो उसको महंगा बनाते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ठीक है, और जो फेस वैल्यू होती है वो शेयर के करंट मार्केट वैल्यू से किसी भी तरीके से रिलेट, कोई भी रिलेशन नहीं होता है इनमें। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको मार्केट वैल्यू से नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं। फेस वैल्यू का सिर्फ यूज़ डिविडेंड इशू करना और इस टाइप के काम में होता है। ओके, ठीक है, और ये सब जानने के लिए कि कितना ये इन्फ्लेटेड है, कितना प्रीमियम पे ये शेयर मार्केट में बिक रहा है, ये सब जानने के लिए होता है। लेकिन आप फेस वैल्यू को सिर्फ इससे जो 3-4 मैंने कॉन्सेप्ट बताए, जो डेफिनेशन बताई, फिर सिर्फ उसको याद रखिए। अभी हम समझ के आ रहे हैं मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेस जो मार्केट वैल्यू है, इट इज़ ऑलवेज अबव, अबव व्हाट, अबव फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है, जैसे किसी कंपनी की, जैसा मैंने आपको बताया रिलायंस का फेस 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 वैल्यू है 10 रुपये, और ये जो मार्केट वैल्यू है कितना है? 2400 रुपये। इनके बीच में जो स्प्रेड है, जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फेस वैल्यू की डेफिनेशन तक ही नोट करिएगा। ये चीज़ मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ एडिशनल नॉलेज के लिए। हालांकि इसका ये बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है प्रैक्टिकली मार्केट में, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये न्यूज़पेपर और टीवी डिबेट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फेस वैल्यू ये है और मार्केट वैल्यू 2400 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 2390 रुपया, ये क्या है? ये प्रीमियम है जिसपे ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इस प्रीमियम पे। ठीक है, तो करंट मार्केट वैल्यू को कैसे निकालेंगे आप? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, कितने प्रीमियम पे ये ट्रेड हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा करंट मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, और उसी तरीके से फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस माइनस प्रीमियम। ये वैल्यू लिख दिया, प्राइस मानिए इसको। फेस वैल्यू क्या है? करंट मार्केट प्राइस माइनस प्रीमियम। फेस वैल्यू हमको निकालनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो करंट मार्केट प्राइस हमको पता है 2400 चल रहा है, प्रीमियम क्या है? 2390। तो हमको फेस वैल्यू मिल जाएगी दैट इज ₹10।
जबकि ये फेस वैल्यू करंट मार्केट गिवन होती है और करंट मार्केट प्राइस भी गिवन ही होता है। आप बाजार खोलिए, आपको मालूम पड़ जाएगा रिलायंस का भाव क्या चल रहा है, गूगल पे देख लीजिए। ओके, तो फेस वैल्यू जैसे कि हमको पता है 10 रुपये है और करंट मार्केट प्राइस इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस कितना है, 2400 रुपया। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपये है माइनस 2400 रुपया इज इक्वल टू, हमको पता चल गया ये 2390 के प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। आपको इतना कुछ समझने की बेसिकली कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप बस, हाँ, आपको डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है कि फेस वैल्यू अगर आपसे कहे या फिर किसी टीवी न्यूज़ चैनल में आए या फिर किसी आर्टिकल में छपे कि इस कंपनी का फेस वैल्यू ये है, या फिर ये डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, 100% ऑफ फेस वैल्यू, 20% ऑफ फेस वैल्यू, तो आप उसका मतलब समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। वो एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, तो ये फेस वैल्यू क्या है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब न्यूज़ में छपता है या फिर टीवी में आता है ये कंपनी एक्स लिमिटेड डिविडेंड पे कर रही है एज अ 200% ऑफ इट्स फेस वैल्यू, 200% डिविडेंड पे कर रही है। तो बहुत लोग खुश हो जाते हैं भाई कि एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड का कंपनी का शेयर का भाव चल रहा है 5,000 रुपये, तो वो सोचते हैं अरे भाई 5,000 का 200%, लेकिन नहीं, वो 5,000 का 200% नहीं आपको डिविडेंड मिलेगा। वो 200% किस चीज़ का है, वो 200% करंट मार्केट प्राइस है। वो 5,000, 200% जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो फेस वैल्यू पे मिल रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट प्राइस एंड फेस वैल्यू। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करके बताया, वरना डेफिनेशन तो सिंपल है, आपने समझ भी ली होगी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइंड करें और फिर से थोड़ा इसको देखें, क्योंकि ज़रूरी है। अक्सर ये आपको न्यूज़पेपर और टीवी में मिल जाएगा, फेस वैल्यू। ओके, और इसके बाद इसको देखने के बाद, समझने के बाद फेस वैल्यू को आप प्लीज़ एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, आपको इसका नोट्स बनाएं और एक बार अच्छे से समझें कि हाउ डिविडेंड्स आर इशूड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। अब आपको फेस वैल्यू समझ में आ गया है। अब आप प्लीज़ फिर से वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें और देखें कि हाउ डिविडेंड्स आर इशूड एज अ फेस वैल्यू, एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और स्टिल अगर आपका कन्फ्यूजन रहता है, आपकी कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को लिखकर, तो आपको एक फर्दर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम और आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके।